नौकर बहुत अच्छा था। मैंने उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था। एक दिन वह कहने लगा कि मालकिन, मुझे बाहर ठंड लगती है, इसलिए मैं आपके ही कमरे में सोऊंगा। मैंने सोचा कि हो सकता है बाहर ठंड लगता होगा, इसलिए उसे अपने कमरे में सोने के लिए इजाजत दे दिया। लेकिन जब आधी रात हुई तो उसने मेरे साथ लगातार 5 बार। मैं हैरान रह गई कि इतना छोटा नौकर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। उसने तो मेरी चीखें। मेरा नाम ममता है। मैं देखने में काफी सुंदर थी। मेरी शादी अनिल से 8 साल पहले हुई थी। मेरा पति बहुत अच्छा था, मेरा हर बात मान लेता था। एक बार मेरा पति एक 17 साल के लड़के को घर ले आया। वह कहने लगा, यह लड़का बेसहारा है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये हमारे घर में बहुत कम पैसे में नौकरी करने के लिए तैयार है, बस इसे खाने और रहने के लिए दे देना। मेरा पति पैसे के मामले में बहुत ज्यादा कंजूस था, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता था। वह लड़का देखने में बहुत ही अच्छा और मासूम था। मैंने अपने पति से पूछ लिया कि यह लड़का आपको कहां से मिल गया। वह कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर में उसने कुछ महीने काम किया है, लेकिन अब तो वो विदेश जा रहा है, इसलिए इस नौकर को मुझे दे दिया। वह कहा कि तुम उसे कुछ पैसे और दो, वक्त की रोटी दे देना और उसके बदले में तुम जो काम कहोगे वो कर देगा। यह सुनकर मैंने कहा, अनिल, हमारे घर में पहले से ही बस 2 कमरे हैं, जिसमें से एक को मैंने अपने कपड़े सिलाई और बाकी के कामों के लिए बना रखा है और बाकी का एक हमारा सोने का कमरा है। तो फिर यह लड़का रहेगा कहाँ? मेरे इस सवाल पर वह कहने लगा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस आंगन में एक चारपाई इसे दे देना, ये वहीं बिछाकर चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। वह लड़का बड़ा ही चुपचाप सा था। आखिर रोज सुबह सवेरे ही मैंने उसे किचन के काम में लगा दिया। वह चुपचाप मेरे बताए गए सारे काम कर देता था और मैं खुद ही पूरे घर की सफाई भी करती। मैंने उसे नाश्ता बना कर दिया तो वह भी चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा, क्या तुम बोलते नहीं हो? तो कहने लगा, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ मालकिन। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वाले में से कोई भी नहीं है। वह कहने लगा कि पता नहीं। मैंने जब आँख खोली तो अपने आप को यतीम खाने में पाया। जब 10 साल का था तो एक औरत मुझे यतीम खाने से यह कहकर ले गया कि उसके घर में उसका कोई औलाद नहीं है और उसे बच्चा चाहिए था। वह कहने लगा कि मैं उसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगा, इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगी। लेकिन 10 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना, बाकी ऐसी ही जिंदगी गुजारने लगा था। जब वह औरत मर गई तो फिर उसकी पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन से नौकर का काम शुरू कर दिया, लेकिन जिसने भी रखा वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा, उससे ज्यादा किसी ने कुछ दिया नहीं। 2 रोटी के बदले मैं घर का सारा काम कर देता था। यह बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारे की क्या जिंदगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत पैसे भी दे दिया करूंगी। असल में मेरे पति की भी इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं है। वह कहने लगा, नहीं मालकिन जी, रहने दो, 2 वक्त की रोटी और घर में रहने के लिए जगह दे रही है ना, मेरे लिए यही काफी है। मेरा कौन सा खानदान है जिसकी मुझे फिक्र करनी है और उसे मुझे पैसे देने हैं। मेरे दिल में उस लड़का के लिए हमदर्द पैदा होने लगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मेरे पति दूसरे शहर में रहकर किसी कंपनी में काम करते थे। जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी का मालिक मेरे पति को महीने में 1-2 बार दूसरे शहर में भी ऑर्डर देने के लिए भेज देता था। मेरा पति दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता था। उन दिनों घर पर मैं अकेली ही होती थी। मेरी शादी को 8 साल गुजर गया था, लेकिन मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव रखूंगी तो हो सकता है कि मेरी यह बात ऊपर वाले को पसंद आ जाए और वह मुझे कोई औलाद दे दे। मैं शायद यही गलती कर बैठी थी। मेरा पति कुछ दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। घर में केवल मैं थी और वह 17 साल नौकर था। मैंने तो पहली बार उसको इस कदर देखी थी। जब मैं किचन में आटा गूंथ रही थी तो वो उसी वक्त किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे के ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 17 साल के लड़के की नजरों में इस कदर कशिश भी हो सकती है। मैं बिना दुपट्टे के आटा गूंथ रही थी कि वह सिंक में जमा बर्तन धोने के बहाने वह सिंक के पास खड़ा हो गया। मैं भी सिंक के बिल्कुल बराबर ही अपनी सोचों में गुम थी। उस वक्त अचानक मेरे वजूद पर किसी चीज को रेंगने की महसूस हुई। मुझे यह लग रहा था कि किसी की तेज नजर मेरे वजूद पर किसी आरे की तरह वार कर रहा हो। मैंने झट से पलट कर देखा तो वह 17 साल का नौकर मुझे ही देख रहा था।
वह कभी मेरे चेहरे को देखता तो कभी मेरे गोरे बदन को। वह इसी कदर नजरें चुराकर बर्तन धोने लगा। यह सब देखकर पहले तो मैं घबरा गई थी, फिर फौरन से मैंने किचन के दरवाजे पर लटका हुआ अपना दुपट्टा लिया और उसे ओढ़ लिया। उस वक्त मैं आटा लगभग गूंथ चुकी थी, इसलिए मैंने उसे एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फौरन से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। मैं अपने बेड पर बैठकर यह सोचने लगी, आखिर यह 17 साल का लड़का मुझे इस कदर क्यों देख रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम होगा। वह इतना मासूम लड़का मुझे क्यों बुरी नजरों से देखेगा। ईश्वर ने औरत की फितरत में यह बात सामने रखी है कि वह अपने ऊपर उठने वाली हर गलत निगाह को महसूस कर लेती है। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन एक 17 साल का लड़का सोचकर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं नहीं समझती थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जिस तरह से उसने अपने मजबूरी के किस्से सुनाया था, मैं तो उससे हमदर्दी करने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। मैंने देखा तो वह घर की सफाई कर रहा था। तभी मैं सोफे पर बैठ गई और उसे देखने लगी। देखने में मुझे उसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही थी। वह अपने काम से काम रखने वाला था। मैंने सोचा शायद मैंने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया है। उसके बाद रात का खाना खाने के बाद वह कहने लगा, मालकिन बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कमरे में सो जाता हूँ। उसकी बात तो ठीक ही थी। शरद मौसम शुरू हो चुका था और हवा में बहुत ठंड थी। रात को आंगन में बहुत ठंड महसूस होती थी। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में कहाँ सोओगे? मेरा कमरा कोई फालतू का कमरा थोड़ी है। एक कमरा जिसे मैंने अपनी सिलाई के लिए महफूज रखा है। उसमें बहुत सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कहीं सिलने वाले कपड़े हैं तो कहीं मशीन है, और वह कमरा भी बहुत छोटा है। मेरी चीज को तुम इधर उधर करके लेट जाओगे और मैं फिर ढूंढते रहूंगी। वह कहने लगा कि आप बुरा ना माने तो मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ। यह सुनकर मैं एकदम से चौंक गई। फिर वह कहने लगा, मालकिन मैं जमीन पर बिस्तर बिछा कर सो जाऊंगा, लेकिन बाहर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मेरे पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर उस पर दया आ गई। मैंने उसे अपने कमरे में सोने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उस वक्त मैं उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी के आसार देख रही थी, जैसे वह यह सुनकर बेतहाशा खुश हो गया हो। वह तुरंत ही अपना बिस्तर उठाया और मेरे कमरे में जमीन पर बिछा कर लेट गया। मुझे अंधेरे में सोने की आदत थी, इसलिए मैं सोने से पहले कमरे का लाइट बंद कर दिया था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गहरी नींद में जाने लगी और कब मैं गहरी नींद में सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर बहुत भारी सा लग रहा था। शायद जरूरत से ज्यादा सो गई थी। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बजे चुके थे। हालांकि मैं 9 बजे से पहले ही उठ जाती थी, लेकिन फिर भी मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं बहुत सो चुकी हूँ। मैं अभी उठकर बैठी ही थी कि मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने जब बेड के नीचे देखा तो उस लड़के का बिस्तर नहीं था, यानी कि वह उठ चुका था और फिर वह मेरे ही वॉशरूम में घुसा हुआ था। वह कितना तेज लड़का था, बिना मेरे इजाजत के मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी कि वह मेरा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सोचा कि जैसे ही वह बाहर आ जाएगा उसे कह दूंगी कि आइंदा से मेरे कमरे का वॉशरूम इस्तेमाल ना करें। जैसे ही वह वॉशरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि वह नहा कर निकला था। उस वक्त मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर झलक रही थी। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मेरे तो बाल खुले हुए हैं और बिखरे भी पड़े हैं। हालांकि जब मैं सोई थी तो मैं अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लिया था। बहरहाल मैंने फौरन से अपने बालों को लपेटकर जुड़ा बनाया। फिर जब मैं अपना दुपट्टा उठाने लगी तो बेड की चादर को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बुरी तरह से बिखरी हुई थी। हालांकि मैं तो बिस्तर के जिस कोने में सोती थी वहीं से उठती थी। मुझे कभी भी बेड पर फैलकर सोने की आदत नहीं थी, लेकिन बेड की चादर को देखकर ऐसा लग रहा था जिसे कोई सोकर सिर्फ नहीं उठा हो, बल्कि जो बात मेरे जहन में आई वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। वह लड़का फौरन से अपना बिस्तर उठाकर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी मैंने कहा, मेरी बात सुनो। मुझे अब तक उसका नाम भी पता नहीं था। वह कहने लगा कि जी मालकिन। मैंने कहा, रात को तुम कहाँ सोए थे? तो मेरे इस सवाल पर उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। वह कहने लगा, मालकिन मैं तो जमीन पर बिस्तर लगाकर सोया था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? मैंने कहा कि कुछ नहीं, तुम जाओ। वह जाने लगा तो मैंने फिर से उसे पुकारा। मैंने कहा, मेरी बात सुनो। वह पलटकर मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि आइंदा मेरा वॉशरूम मुझसे बिना पूछे इस्तेमाल मत करना। वह कहने लगा, ठीक है, नहीं करूँगा।
मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? वह कहने लगा कि आप जो भी रख ले, वैसे सब मुझे मुन्ना कहते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम किसने रखा है? वह कहने लगा पता नहीं, यतीम खाने वालों ने ही मुन्ना रखा था, तब से सब यही नाम लेकर बुलाते हैं। इतना कहकर वह कमरे से चला गया। मैं बेड से उठी तो मेरी कमर में अजीब से दर्द का था। मेरी तबीयत में भी सुस्ती छाई हुई थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर जाऊं। उसे चाय बनाना आता था, इसलिए मैंने कहा मुन्ना। वह कहने लगा कि जी मालकिन। उसने फौरन से मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया। उस देखकर मैंने कहा कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे इस बात पर जब उसने मुझे देखा और कहने लगा, हाँ मालकिन, कभी कभार ऐसा हो जाता है ऐसे कामों में। यह कहकर वह बाहर चला गया। मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो उसने मुझे इस तरह से बोलकर चला गया। बहरहाल मैं कमरे से बाहर आई तो वह अपने काम में मशरूफ था। मैंने अपने मोबाइल से अपने पति को फोन किया। पहली बार मेरा दिल अपने पति के जाने पर बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा अनिल तुम कब वापस आओगे? वह कहने लगा क्या हो गया ममता, अभी मुझे आए हुए वक्त ही कितना हुआ है। तुम्हें पता है जब मैं दूसरे शहर में आता हूँ तो मुझे 3-4 दिन लग जाते हैं। पहले तो तुम कभी ऐसा सवाल नहीं करती थी, उसकी बात भी ठीक थी, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वह कहने लगा फोन रख दो, मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ, तुम्हें मैं रात को ही फोन करूँगा। मैंने कहा ठीक है। वह कहने लगा वह लड़का तो ठीक से काम कर रहा है ना डॉट। मैंने कहा हाँ वह काम ठीक से कर रहा है। मेरी आवाज सुनकर वह कहने लगा ममता तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? हम दोनों मियाँ बीवी ही तो थे, इसलिए हमें एक दूसरे पर विश्वास और मोहब्बत थी। हम एक दूसरे के लहजे से ही यह जान जाते थे कि सामने वाला परेशान है या नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने पति से कहने लगी कुछ नहीं, बस कल से मेरी तबीयत थोड़ी भारी भारी सी लग रही है। मेरा पूरा शरीर थका थका सा लग रहा है। सामने खड़ा होकर मेरा नौकर मुझे ही आंखें फाड़कर देख रहा था। उस वक्त भी उसकी नजरों में एक अजीब सी तपीस थी जो अपने वजूद पर पालती हुई महसूस हो रही थी। बहरहाल यह मियाँ और बीवी का आपस का मामला था, इसलिए मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उनका मीटिंग बहुत जरूरी था, इसलिए कुछ देर के बाद ही फोन रख दी। मैं एक बार फिर नियम दराज होकर बैठ गई। तभी दरवाजा हल्की सी चिड़चिड़ाहट पैदा करते हुए खुला। मैंने देखा तो दरवाजे पर नौकर ही खड़ा था। वह मुझे देखकर कहने लगा क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए? मैं आंखें बंद में ही उसे नहीं में सर हिलाया। मैंने कहा नहीं, मैं बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मैंने आंखें मूंदे हुए महसूस किया था जैसे वह दरवाजा के पास ही खड़ा मुझे ही घूर रहा हो। अगले ही पल मैंने आंखें खोलकर देखा तो वह फौरन हड़बड़ाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर चुका था। वह कहने लगा मालकिन, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छी मालिश करता हूँ। लेकिन मैंने उसे इनकार कर दिया। मैंने इतना कहा कि मेरे लिए बस एक कप अदरक वाली चाय बना दो, शायद उससे मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। वह सर हिलाकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद ही वह चाय लेकर हाजिर हो गया। चाय पीने में मुझे काफी कड़वी लग रही थी। उसने अदरक कुछ ज्यादा ही डाल दिया था। बहरहाल चाय पीते ही मुझे सुकून सा महसूस होने लगा था, इसलिए मैं बहुत जल्दी गहरी नींद में सो गई थी। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि घर यूं ही खुला पड़ा है, कोई आ गया तो डॉट, क्योंकि मुझे इस नौकर पर पूरा भरोसा था। वैसे भी उसने मेरी मौजूदगी में पूरे घर को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया था। मैं उस वक्त सोई थी कि रात के 10 बज रहे थे। जब मेरी आंख खुली तो कमरा हल्की सी रोशनी में डूबा हुआ था। मैं जब उठी तो घड़ी पर वक्त देखकर बौखला से गई थी। भूख से तो मेरी हालत वैसे भी खराब हो रही थी, सिवाय एक कप चाय के पिया ही क्या था। मैं उठकर बाहर आई तो नौकर मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ आया। वह कहने लगा कि मालकिन, आपकी तबीयत ठीक हुई हो तो आपके लिए खाना लगाऊं। वह तो जैसे मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उससे कहने लगी कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं इतनी देर तक कैसे सोई रही। मेरी इस बात पर वह हल्का सा मुस्कुराया और मुझे गौर से देखने के बाद कहने लगा, आप सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे जगाना अच्छा नहीं लगा। उसकी बात पर मैं चौंक कर उसे देखने लगी। मैंने उससे फौरन कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? वह कहने लगा कि अरे मालकिन जी, आप इतने मजे से और सुकून की नींद में सो रही थी। भला मैं नौकर हूँ, मैं कौन होता हूँ आपकी नींद में खलल डालने वाला। वैसे भी पूरे घर के काम तो मैंने निपटा ही दिए थे, और काम ही कितने थे जो आपको उठकर करने थे। इसलिए सोचा कि आप सो रही है तो सोने देता हूँ। फिर मैं आपके लिए खाना बनाने चला गया।
उसके हाथ में जादू था। उसने जो खाना बनाया था बहुत ही स्वादिष्ट था। उस दिन मैंने पेट भरकर खाना खाया। वह भी दूर खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे भी सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। उसी वक्त मेरे पति का भी फोन आ गया। मैं फोन लेकर कमरे में बातें करने चली गई। 2 घंटे से लगातार मैं अपने पति से बातें कर रही थी और उस दौरान कमरा बंद था, लेकिन मेरा नौकर कमरे के बाहर ही मौजूद था। जब 2 घंटे गुजर गए तो अचानक दरवाजे पर दस्तक देने लगा। मैंने गौर से सुना तो बोल रहा था कि अब कितनी देर अपने पति से बात करेगी मालकिन, मुझे नींद आ रही है। वो इस कदर ऊंची आवाज में बोल रहा था कि उसकी आवाज यकीनन मेरे पति ने भी सुन लिया था। एकदम से फोन की दूसरी तरफ से खामोशी छाई थी। मेरा पति हैरानी से कहने लगा, नौकर कहाँ सोने की बात कर रहा है, भला मैं क्या जवाब देती। मैं फौरन से बात को संभालते हुए कहने लगी कि कुछ नहीं, बाहर सर्दी होती है ना, 2-3 दिन से ठंडी भी काफी बढ़ चुकी है, इसलिए अब नौकर घर के अंदर ही सोता है। कल रात भी यही मेरे कमरे में ही जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोया था। इस बात पर पति कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, उसको ज्यादा सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे बाहर आंगन में ही सोने को कह दो, अभी इतनी भी कोई ठंड नहीं है, नहीं तो घर का दूसरा कमरा थोड़ा खाली कर दो, वहीं पर एक कोने में वह अपना बिस्तर बिछा कर सो जाया करेगा। पति की बात मैं बखूबी समझ चुकी थी, इसलिए पति से बात करने के बाद मैं बाहर आई और उसको साफ साफ कह दिया, तुम यही आंगन में ही कोने पर अपना बिस्तर बिछा कर सो जाओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रख सकती, मुझे परेशानी होती है। मेरी इस बात पर उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे देखा, फिर वह कहने लगा, ठीक है, मैं तो आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, लेकिन आपको तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू उभरने लगे। यह देखकर तो मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। यह इतना मासूम सा लड़का, भला मैं इस पर शक कर भी कैसे सकती थी। फिर भी मेरे पति का हुक्म था, उसकी गैर मौजूदगी में मानना मुझ पर लाजिम था। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यही आंगन में सो जाओ, और हाँ, सुबह उठकर नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। इतना कहने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। हैरत की बात तो यह थी कि इतना सोने के बावजूद मुझे नींद आ रही थी। जब मैं अपने बिस्तर पर लाइट जला करके एक कहानी की किताब पढ़ने के लिए बैठी तो एक बार फिर नींद मुझे अपने आगोश में लेने लगी थी। फिर मैं वहीं बैठे बैठे ही सो गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खुली थी। मैं तो यही समझ रही थी कि मेरा पति मेरे पास मौजूद है, लेकिन जब आँख खोलकर मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। अगले ही पल मेरे सारे होश ठिकाने आ चुके थे। मेरा पति तो घर पर मौजूद ही नहीं था, और जो मंजर मैंने देखा उसे देखने के बाद तो मैं हैरान हो चुकी थी, क्योंकि नौकर दबे दबे कदमों से अपनी शर्ट को उठाकर मेरे कमरे से बाहर जा रहा था। उसकी इस तरह के रवैये से मैं तो जितनी हैरान होती उतना ही कम था। उस वक्त जो कुछ मुझे समझ आ रहा था उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। आखिर यह सब कुछ किया था। मुझे तो एक पल में उस नौकर से खौफ आने लगा था। मेरा वजूद एक बार फिर से दर्द में डूब चुका था। जो कुछ भी महसूस कर रही थी वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं उठकर फौरन बाथरूम में चली गई। यह सब देखने के बाद एक खौफ की लहर मेरे वजूद पर हावी हो चुकी है। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह नौकर मेरे साथ गलत काम किया है। मैंने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद भी तो मैं सो नहीं पाई। मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल आ रही थी, 17 साल का वह लड़का इतना सब कुछ कैसे कर सकता है, और मैं कैसे यह सब कुछ होने देती रही। उस वक्त मुझे होश क्यों नहीं आया था, यह सोचकर मैं पागल हो रही थी। जब सुबह हुई तो वह नौकर यूं ही आंगन में सो रहा था। मैं कमरे से बाहर निकली तो वह मुझे अजीब सी नजरों से घूर कर देखने लगा। मैं बगैर सबूत के उस पर इल्जाम भी नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मैं इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करती हुई अब मैं अपने घर के काम खुद ही करने लगी थी। उस दौरान मैंने गौर किया था कि वह लड़का बस उम्र से ही छोटा है, जबकि तजुर्बा और नजरों से वह कोई हैवान ही लग रहा था। आज जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने उस लड़के को अपने कमरे में दाखिल तक होने नहीं दिया था। शायद वह मुझे कोई बेहोशी की दवा दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहता था और जल्दी ही सो जाती थी। उस रोज मैं पूरी सावधान थी। कुछ देर बाद नौकर कमरे में आया, मुझे देखकर कहने लगा, मालकिन लाइए अपना एयर फ्रेशनर दे, मैं कमरे में छिड़क देता हूँ। लेकिन कुछ सोचते हुए मैंने उसे मना कर दिया। कहने लगी कि मैं खुद स्प्रे कर लूंगी, तुम रहने दो। वह कुछ सोचते हुए उस वक्त वहाँ से चला गया। लेकिन उस रात मैंने कोई एयर फ्रेशनर भी नहीं लगाया था। मेरी आदत थी कि मैं कमरे में एयर फ्रेशनर स्प्रे करके ही सोया करती थी। इत्तेफाक से आज रात मेरा पति भी आने वाला था।
मैं अपने बिस्तर पर लेटी और सोने की नाटक करने लगी, जैसे मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। धीरे धीरे वह कमरे में आया और मुझे आवाज देने लगा, मालकिन जाग रही है या सो रही है? मालकिन जी, आपका मुन्ना आ चुका है आपके साथ रात गुजारने के लिए। शायद उसे यकीन हो चुका था कि मैं सो रही हूँ, इसलिए वह अपनी असलियत दिखाने लगा था। मैं अपने वजूद में किसी चीज को रेंगने की महसूस कर रही थी। उसी वक्त दरवाजा धड़ाक से खुला तो मेरा पति वहाँ पर दाखिल हो चुका था। नौकर ने तो अपनी शर्ट उतार रखी थी, लेकिन अचानक मालिक को सामने देखकर वह हड़बड़ा गया, जबकि मैं भी उसी वक्त उठकर बैठ गई थी। मेरे पति मुझे और नौकर को देखा तो उसके माथे से पसीने छूटने लगे थे। दरअसल जो कुछ मेरे साथ हो रहा था या मैं महसूस कर रही थी, उसके बारे में मैं अपने पति को उस वक्त बता चुकी थी। मैं उन औरतों में से नहीं थी जो सही वक्त के चक्कर में नुकसान करवा लेती थी। अगले ही पल पति कमरे में दाखिल हुआ और उस नौकर की गर्दन पकड़कर थप्पड़ मारकर उससे कहने लगा कि तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। मैं तो तुझ पर एहसान करके घर में लाया था, लेकिन यह घिनौनी हरकत तूने मेरे घर में ही शुरू कर दी। बता क्या था यह सब? पहले तो वह इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरे पति के भारी भरकम हाथ उसके वजूद पर पड़े तो वह रोने लगा। फिर उसने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर हम सब बिल्कुल हैरान थे। वह कहने लगा कि यतीम खाने से जो औरत मुझे अपने साथ लेकर गई थी, उसने मुझे अपने घर का नौकर तो बनाया ही था, लेकिन उसके साथ साथ वह मुझसे अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती थी। उस वक्त मैं सिर्फ 13 साल का था जब उसने पहली बार मुझसे अपनी ख्वाहिश को पूरा किया था। वह हर दिन मुझे ताकत वाली चीजें लाकर खाने को देती और फिर मुझसे अपनी वह खुशी को पूरा करवाती जो वह चाहती थी। धीरे धीरे मैं भी इन सब में डूबता चला गया और यही वजह है कि मैं वक्त से पहले जवान हो गया। अब मुझे भी इन सब चीजों की आदत लग गई थी। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहता। मेरा बचपन ही जब यतीम खाने में गुजरा था तो मैं अच्छा संस्कार कैसे सीख पाता। जब मैं उस औरत के साथ गया तो मुझे लगा कि वह मुझे अच्छी शिक्षा देगी, लेकिन उसने भी मुझे सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल किया। एक दिन उस औरत को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चली गई। अब मैं फिर से यतीम हो चुका था, लेकिन उस औरत ने जो आदत मुझे लगा दिया था उससे मैं हमेशा बेचैन रहने लगा था। कुछ दिनों तक मैं यूं ही सड़कों पर भटकता रहा। जहां शाम होती थी वहीं सुबह भी होती थी। जब मैं आपके घर आया तो इतनी सुंदर मालकिन को देखकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। फिर मैं इस मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन मैंने देखा कि रोज रात को मालकिन अपने कमरे में एयर फ्रेशन लगाकर ही सोती है। तब मैंने उस एयर फ्रेशन में एक ऐसी दवा मिला दिया करता जिससे वह कमरे में जाते ही सो जाती थी। जब वह गहरी नींद में सो जाती तो मैं उनके कमरे में आता था। तब तक वह खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर इस दवा का असर नहीं होता था। मालकिन के सोने के बाद मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया करता था, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता था। मालकिन मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे उनकी आदत हो गई थी, इसलिए मैं हर दिन उनके साथ ऐसा करता था। इतना कहकर वह रोने लगा और मेरे पति से माफी मांगने लगा, जबकि मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे पति ने उससे उसी वक्त घर से निकल जाने का कहा, लेकिन वह रोते हुए कहने लगा कि मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत कभी नहीं करूंगा। मगर उस जैसे लड़के को यहाँ पर रखना कोई अच्छी बात ना थी। उस बच्चे को बिगाड़ने में और इस मुकाम तक पहुँचाने में सबसे पहला हाथ उसके उस मालकिन की थी, जो उसे यतीम खाने से लेकर आई थी। यदि यतीम खाने वाले यह देख लेते कि यह बच्चा जिन हाथों में गया है वहाँ पर महफूज है भी या नहीं, अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज यह लड़का ऐसा ना होता। सारी रात मेरे पति ने उसे बाहर गेट के पास ही बैठा कर रखा और अगली सुबह होते ही खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को भी यह सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। उस लड़के को वहाँ अच्छी शिक्षा भी मिलने लगा, जिससे कि वह एक अच्छा इंसान बन सके। बहरहाल काफी दिनों तक तो मैं अपनी असलियत को पता ही नहीं चलने दिया। मेरा पति दुनिया के अच्छे पति में से एक था। उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। आखिर हम दोनों में मोहब्बत ही इतनी थी। उल्टा मैं ही शर्मिंदा थी। मगर मेरा पति कहने लगा कि मेरी गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर को घर में लाना चाहिए था। अगर मैं उसे यहाँ ना लाता तो यह सब कुछ नहीं होता। खैर जो हुआ सो हुआ, अब से ध्यान रखूंगा और यह बात का पता किसी को नहीं चलने दूंगा। आपसे भी यही गुजारिश है कि अपने घर में किसी को रखें तो सबसे पहले उसकी अच्छे से छानबीन कर ले, क्योंकि जिस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं अक्सर हमें उसी से धोखा